So yes, okay. Welcome everyone. Welcome to one of the most rewarding series जो कि प्रीलिम्स के लिए होने वाली है, जिसमें हम सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं साइंस एंड टेक में जितनी भी हुई है, आज हम बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे और सिंगल शॉट ये सीरीज़ रहेगी, ठीक है। और आप अगले 10-12 वीडियोस जो आएंगे कंसिस्टेंटली आएंगे, 1-2 दिन के गैप के बाद आप उनको ठीक है, उनके थ्रू अपना पूरा साइंस एंड टेक इसमें रिवाइज भी कर सकते हैं। ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, है ना। बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये हमारा एक साइंस एंड टेक का कोर्स है, उसके लिए अपडेट की सीरीज़ ये मैंने बना के रखी हुई है, तो आप जाकर के उस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपको बेसिक से चीज़ों को सीखना है। हालांकि, है ना, फॉर दिस प्रीलिम्स स्पेशली 2025 एंड 2026 एज वेल, तो आपके लिए ये बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाली है। शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन। इस साल जो नई अपडेट्स रही, और व्हेन आई एम सेइंग दिस कि इस साल की सारी अपडेट्स, दैट मीन्स सारी अपडेट्स, ठीक है। इसमें आप फिर ये मुझसे क्वेश्चन मत करिएगा कि भैया PT 365 कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जब आप नीचे जाओगे ना, PT वीटी बच्चा लगेगी, आपको बच्चा लगेगी सब। अपना इधर पूरा ओरिजिनल कंटेंट होता है भाई, और आपने देखा होगा PT वीटी से तो वो सवाल बना भी नहीं रहे हैं, ठीक है। बड़ी सारी चीज़ें, नो डाउट सब चीज़ें यहाँ पे कवर होगी, PT से भी इसमें रेफरेंस लिए गए हैं। सबसे पहले एक बार बेसिक को शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम, क्योंकि RNA DNA टेक्नोलॉजी वगैरह से, रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से UPSC ने बार बार सवाल पूछे भी हुए हैं, तो एक बार बेसिक कवर कर लेते हैं। जीन, RNA DNA, इन चीज़ों पे बहुत लोगों को थोड़ा, है ना, थोड़े डाउट रहते हैं कि पहले तो यही पता नहीं होता है कि जीन क्या है, DNA क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, जीन DNA का हिस्सा है या DNA जीन का हिस्सा है, यही नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो देखिए गुरु, ऐसा होता है कि जब आप एक सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के हमारे स्पेशली, जैसे मान लो ह्यूमन सेल हो, इसका जो न्यूक्लियस है, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं, इसमें भाई साहब इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब पेयर्स में होते हैं 23। इसमें से एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और एक होता है आपका, ठीक है, और 22 पेयर आपके रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके ऑटोसोमल होते हैं, राइट। ये सब चीज़ें क्या होती है, ऑटोसोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोम वगैरह, इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि इस पे अलग से टेक्नोलॉजीज बनी हुई है। अभी के लिए समझो भैया ऐसा है कि एक है आपका सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमिनेंट जो होता है, और इसमें जो बचे हुए 22 जोड़े हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोमल, माने जिसमें आपकी बॉडी के बाकी सारे फीचर्स वगैरह जो है वो डिसाइड होते हैं। अभी के लिए ये समझ लो, इन्हीं क्रोमोसोम को जब आप तोड़ोगे तो उसके अंदर आपका, भाई साहब, उसके अंदर आपका जीन निकलेंगे। जीन बेसिकली एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस, है ना, बेसिकली सॉरी, उसके अंदर जब आप इसे तोड़ोगे तो एक पूरा DNA निकलेगा, ठीक है। DNA बेसिकली एक सीक्वेंस होती है, जीन की सीक्वेंस। जीन होता है DNA का एक हिस्सा, ये मान लो, है ना, ये एक बड़ा DNA है मान लीजिए, तो DNA का एक छोटा जो हिस्सा होगा, है ना, उस पर्टिकुलर हिस्से में जो एक पर्टिकुलर कोड लिखा होगा, उस पर्टिकुलर कोड को हम कहेंगे जीन। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो DNA है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर, DNA वर्सेस RNA में, वो हमेशा आपसे सवाल पूछते हैं कि DNA RNA वगैरह इनके स्ट्रक्चर पे आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस ये थोड़ा सा चीज़ों को कुछ इस तरीके से समझिए। हम देखिए पूरा नहीं इसमें चीज़ें कवर कर रहे हैं, बेसिक्स, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, जो लेटेस्ट अपडेट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। अगर आपको पूरी अपडेट, है ना, अगर आपको पूरा बेसिक से चीज़ें कवर करना है, तो भाई 1 घंटे के सेशन में वो चीज़ें या तो हम ये कवर नहीं कर पाएंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि जो 30-40 घंटे में आप पढ़ते हो वो 1 घंटे में इधर चीज़ें वो करवा दी जाएगी। नो, उसके लिए आप जाकर के साइंस एंड टेक के इस कोर्स में एनरोल कीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से सब चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, राइट। इसीलिए मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बहुत स्पीड में चीज़ों को बताऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छोटी वीडियो में एकदम रिवीजन वाइज उसके लिए कवर कर सकें। अब आते हैं अपने DNA RNA के पोर्शन में। जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका रहता है, DNA, भैया इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डबल स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड्स इसमें रहते हैं इस तरीके से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है, इसमें जो बाहर की ये जो स्ट्रैंड्स बनी होती है, ठीक है, ये जो बाहर के इसमें हेलिक्स बने हैं, ठीक है, ये वाले,
ये जो हेलिक्स हैं ये बने होते हैं शुगर के और फॉस्फेट के। एक लड़की से एक दिन मेरी बात हो रही थी, बोले डाइटिंग पे हूँ, बोले मैं शुगर मटेरियल नहीं ले रही हूँ। मैं कहा भाई शुगर जरूरी है। क्यों भैया, बाकी सारी चीजें तो जो बॉडी में बनी रही है वो अलग बात है, आपका जीन डीएनए ये भी शुगर से बन रहा है। शुगर के मॉलिक्यूल से आपका ये बाहर के ये जो 2 हेलिक्सिस है ये बन रहे होते हैं, फिर इन हेलिक्सिस को जोड़ना भी पड़ता है, उसके लिए फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट आयंस का जरूरत होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसी फॉस्फेट आयन की प्रेजेंस की वजह से आप पाएंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों में नेगेटिव चार्ज होता है। ये ध्यान में रखना है आपको, डीएनए और आरएनए दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये प्लीज ये ध्यान में रखें आप। डीएनए और आरएनए में शुगर और फॉस्फेट आपके इधर बाहर ये जो स्ट्रैंड बने हैं ना, ये जो हेलिक्सिस है ये आपके शुगर और फॉस्फेट से बने हैं। और भैया डीएनए में ये जो 2 शुगर फॉस्फेट है इनको अलग अलग तरीके से कोड करने के लिए बेसिकली जो नाइट्रोजन के बने हुए, ठीक है, बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ बेस पेयर बने होते हैं। अब इन बेस पेयर के अंदर की संरचना क्या है हमें जानने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। एक कोड याद रखना है आपने, वो कोड है ATCG, ठीक है, एडेनाइन, थायमाइन, है ना, साइटोसिन, गुआनाइन। तो ये जो आपके 4 बेस पेयर है ये आपको ध्यान में रखने हैं, ATCG ध्यान में रखना है। ये है आपका डीएनए का हेलिक्स। आरएनए में क्योंकि नॉर्मली देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, बट मोस्टली जितने भी आपके आरएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसलिए इस तरफ से एक वाला बेस पेयर आप काट दो, आरएनए बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, एक तरफ से एक तरफा ये होगा, ठीक है। तो इसमें जो बेस होते हैं इसमें आपका ये जो थायमाइन है, थायमाइन को रिप्लेस कर देता है। ये ध्यान में रखना है, टी के बाद आता है आपका यू, अल्फाबेट में क्या आता है टी के बाद यू, तो बस टी को यू रिप्लेस कर देता है। यू होता है यूरासिल, ठीक है, याद रह जाएगा। नहीं रहता है तो पीछे जाइए एक बार, वो याद कर लीजिए। यहां मैंने सब चीजें लिखी हुई है। जीन जो है एक सेक्शन ऑफ डीएनए है जो कि कोडेड होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए। डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर ATCG होते हैं। इसमें फॉस्फोरस वगैरह का क्या रोल होता है मैंने बताया हुआ है। डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज, आरएनए ऑल्सो हैज ए नेगेटिव चार्ज, बट विच वन हैज मोर नेगेटिव चार्ज? ऑब्वियसली डीएनए, क्योंकि डीएनए में 2 हेलिक्स है। ये देखो डीएनए में 2 हेलिक्स है, आरएनए में सिर्फ 1 हेलिक्स है। दैट मीन्स उसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो डीएनए में ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा कंपेयर टू आरएनए। नेगेटिव चार्ज दोनों है, ध्यान रखनी है। इन आरएनए थायमाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, मैंने बता दिया। डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम दैट कॉपीज डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम आगे जानेंगे कि सेल डिवीजन होता कैसे है, क्योंकि बाकी सब टेक्निक्स जानने से, है ना, जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, सेल के कौन से हिस्से में वो टेक्निक्स आपकी वो टेक्नोलॉजीज अप्लाई होगी। तो अभी के लिए ये समझो, जो आपने ये पूरा ह्यूमन सेल जिसे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, मैंने फिर बता दिया, इतना बेसिक हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। ह्यूमन सेल के बारे में अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो फालतू में अपना 15 मिनट उसी में लग जाएगा। ये बहुत बेसिक होते हैं। अच्छा, अगर आपको बेसिक भी पता नहीं है, मैं फिर से आपको बता चुका हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ, एक बार ये कोर्स एनरोल करके देखो भाई, ठीक है। और ठीक वैसे मान लो आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, नीचे बता देंगे लोग, है ना, अपडेट नीचे दे देंगे जो एनरोल्ड है भाई, उनको सबको बढ़िया समझाने की मैंने इसमें कोशिश की हुई है। जो भी लोग इसमें एनरोल्ड है साइंस एंड टेक में, और पिछले साल भी जो थे वो बता देंगे आपको नीचे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं इसमें। तो अभी के लिए ये समझो, ये जो हमने ह्यूमन सेल बनाने हैं, ऐसे ही नहीं है कि अंदर अंडा फूटा और ह्यूमन सेल निकल गया, नहीं। उसके लिए हमें बिल्कुल एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि ह्यूमन सेल जो बनानी है इसका शेप क्या होगा, इसके अंदर का कंपोनेंट क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा। ये सब डिसाइड करने के लिए भाई साहब इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या सभी सेल्स के अंदर होता है? नहीं होता है। यूकैरियोट्स में होता है ना, सभी सेल्स में नहीं होता है। तो जिनमें नहीं होता है उनमें वो जो न्यूक्लियस के अंदर वाला माल है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एटसेट्रा, वो फ्री फ्लोटिंग होता है ना, वो फ्री फ्लोटिंग होता है सेल में, वो आपको फ्री फ्लोटिंग देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है न्यूक्लियस की बाहर से उसमें शील्ड हो, लेकिन नॉर्मली जो है, जैसे हम आप हैं, हम में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यूकैरियोट्स में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर है आपके क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर है भाई साहब आपके डीएनए, है ना, डीएनए जीन, जिसमें इंफॉर्मेशन इंस्क्राइब्ड है कि हाँ सेल हमने ये वाली बनानी है और इस सेल का काम ये होगा। वो पूरी इंफॉर्मेशन एनकोडेड है आपके जीन में। अब देखो, मान लो आपकी आंखों की सेल का डिवीजन करना है, तो भैया आपको बिल्कुल वैसी सेल चाहिए जैसी रेटिना को चाहिए,
या फिर बिल्कुल वैसी सेल चाहिए जो कॉर्निया को चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आंखों में कहीं आपका हार्ट वाली सेल फट जाए और दिल मतलब दिल गार्डन गार्डन आंखों में ही होने लग जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आंखों की अगर वही सेल बनानी है तो वही इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। अब वो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ भाई साहब कोडेड। अब जब फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स हैं वो नॉर्मली खुद डाई भी होती रहती है और नई सेल्स बनती भी रहती है, समझ लो, तो ऑटोमेटिक रिमूवल इसमें होता रहता है। तो भैया ये जो नई सेल बनेगी कैसे, खुद ही पट जाएगी? नहीं, ये एक्चुअली इन सेल्स की कॉपी होती है। वो कॉपी कैसे तैयार होती है ये ध्यान में रखो कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है या इसके अंदर जो डीएनए है ना, न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए की आपको पहले कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी कैसे बनेगी? मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है, ये एक फुल डीएनए है, तो जब भी इसका डिवीजन होना होगा सेल का, तो इस डीएनए का एक हिस्सा है ना, इस डीएनए का एक हिस्सा, जीन का एक हिस्सा, वो थोड़ा ये है ना, ये सेल इधर थोड़ी मोटी हो जाएगी और इसके अंदर एक नया आरएनए बन जाएगा। डीएनए में होते हैं डबल हेलिक्सेस, आरएनए में होता है सिंगल हेलिक्स, समझ रहे हो? तो इसके अंदर एक प्री एमआरएनए बन जाएगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में, जो ये मैसेंजर आरएनए होता है, इसमें पूरा मैसेज एनकोडेड होता है कि जो नया डीएनए हमने बनाना है, ये देखो ये पुराना डीएनए है, इससे नया डीएनए हमने बनाना है इसी की कॉपी करके। तो वो इसका जो कॉपी है वो इनिशियल कॉपी प्री एमआरएनए तैयार करेगा। फिर क्या होगा, जैसे ये प्री एमआरएनए इसके अंदर ही तैयार हो गया, तो ये स्ट्रैंड थोड़ी देर के लिए यहाँ से कट जाएगी, प्री एमआरएनए बाहर आएगा, स्ट्रैंड फिर से यहाँ पे लग जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? प्री आरएनए बाहर आकर के पूरा इधर मैच्योर हो जाएगा। अब ये है ना, अब बन गया ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये एमआरएनए कहाँ जाएगा? यहाँ से भाई साहब जाएगा, ये जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम सेल के अंदर वो कुछ बॉडीज होती है, जैसे यहाँ राइबोसोम लिखा हुआ है, सेल के अंदर वो बॉडी होती है जिन बॉडी को प्रोटीन एनकोड करनी होती है, जिन बॉडीज को प्रोटीन बनानी होती है, ये बनाती है राइबोसोम। अब राइबोसोम को भी कोई बनाता होगा, और राइबोसोम की शेप क्या होगी, संरचना क्या होगी, वो डिसाइड करने के लिए होते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। समझ लो? तो आरआरएनए ने राइबोसोम बनाया, यहां से एमआरएनए ने कोड कॉपी किया। अब ये एमआरएनए गया है ना राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने इसे पढ़ा, एमआरएनए को पढ़ा। ये जो एमआरएनए यहां से निकला राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने इसे पढ़ा। ये वाला जो प्रोसेस है एमआरएनए बनने का, इसी को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मींस कि आपने डीएनए से आरएनए बनाया, है ना। जब आप आरएनए से वापस डीएनए बनाओगे उसे आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी जो आपने देखी होगी, जो कि कोविड के टेस्ट में भी यूज हुई है, वो आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी इसी चीज पर बेस्ड है कि जो आपका आरएनए था, कोविड का आरएनए, उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता था ताकि पहचाना जा सके कि हाँ ये कोविड का है ना। ऐसे आरएनए वो उतना पहचान में उसकी एनकोडिंग उतनी नहीं हो रही थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन माने आप जो है कोविड का आरएनए को पहले डीएनए में बनाओगे, फिर पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका यूज करके उसे है ना उसे एम्पलीफाई करोगे, है ना। उसको बेसिकली उसको एक तरीके से एक ही डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाओगे ताकि ऑब्जर्वेबल हो सके वो। इसे कहते हैं आरटीपीसीआर। इसी टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन कर चुके हैं, हमने एक कॉपी तैयार कर दी है, उस कॉपी को राइबोसोम ने पढ़ लिया है। अब राइबोसोम ने क्या बनानी है, प्रोटीन बनाने के लिए, ये जो प्रोटीन बनाने के लिए इसे चाहिए, ठीक है, इसे भाई साहब चाहिए अमीनो एसिड जो कि नॉर्मली नाइट्रोजन के बने होते हैं। अब भाई ये अमीनो एसिड कौन सी शेप के होंगे, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ लगेगा, ये सब जानने के लिए आपको चाहिए टीआरएनए होती है ट्रांसफर आरएनए। ये जो टीआरएनए है ये अमीनो एसिड इकट्ठा करेगा, सिंथेसाइज करेगा और भैया यहाँ ले आएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम इसी के द्वारा लाए हुए अमीनो एसिड का यूज करके प्रोटीन बनाएगा और राइबोसोम के द्वारा एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना। राइबोसोम के द्वारा एमआरएनए पर, है ना, एमआरएनए में जो कोड है इधर, उस कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये था ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन। बस ये प्रोसेस पढ़ लिया, बेसिक्स अपना हो गया। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे। इंपॉर्टेंट बात है, आरएनए से रिलेटेड
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज न्यूज में रही है। इस साल नोबेल प्राइज मिला माइक्रो आरएनए के रिसर्चर को। अब ये माइक्रो आरएनए क्या है ये जरूरी है। 2023 में उन्होंने पूछा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या चीज है, इस साल वो पूछ लेंगे माइक्रो आरएनए क्या चीज है। समझ रहे हो? तो वन ऑफ द ब्लू डिस्कवरी ऑफ आरएनएज दैट रेगुलेट्स जीन। तो अब यहां से एक ये भी आएगा कि जीन रेगुलेशन क्या चीज है ना, या फिर जीन साइलेंसिंग क्या चीज है, माइक्रो आरएनए का उसमें क्या रोल है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो माइक्रो आरएनएज हैं गुरु, याद रखना ये माइक्रो आरएनएज आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सबकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये सबकी बॉडी में आपके माइक्रो आरएनए देखने को मिलेंगे। अब ये माइक्रो आरएनए कई अलग अलग तरीके के होते हैं। माइक्रो आरएनए जो है कई अलग अलग तरीके के होते हैं। ऊपर जो हमने 3 आरएनए पढ़े, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनको तो सब जानते हैं। कुछ माइक्रो आरएनए होते हैं। ये माइक्रो आरएनए जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, और ट्रांसफर है ना मैसेंजर आरएनए, टीएमआरएनए। देखो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बेसिकली क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए। जो हमने प्री एमआरएनए देखा ना यहाँ पे, इस प्री एमआरएनए को बनाने के लिए भी एक आरएनए होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है ना। इससे आपका बनेगा प्री एमआरएनए जो कि फिर एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये बहुत शॉर्ट होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। फिर आता है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये कई बैक्टीरिया में पाया जाता है ना। कई बैक्टीरिया में ये जो आरएनए है ये खुद को ही ज्वाइन कर लेता है ऐसे, फिर इसके डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं और ये गोला का बन जाता है ऐसा, डबल स्ट्रैंडेड है ना, ऐसे बन जाता है। ये खुद ही को ज्वाइन कर लेता है, इसके 2 हिस्से होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ओरिजिनली, लेकिन इसके 2 हिस्से खुद ही को ज्वाइन कर लेंगे और फिर मतलब डीएनए जैसी इसकी शेप बन जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कई सारे वायरसेस में ये पाया जाता है। देन ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, टीएमआरएनए, फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया एंड प्लास्टिड्स कोडेड विद एमआरएनएज दैट लैक स्टॉप कोडोन्स है ना, कोड्स फॉर स्टॉपिंग द ट्रांसलेशन फॉर डिग्रेडेशन। बेसिकली ये जो है ये एक ट्रांसफर मैसेंजर जो आरएनए है ये, ठीक है, ये कुछ एक ऐसे प्लास्टिड्स में है ना या फिर बैक्टीरिया में पाया जाता है जिनमें एमआरएनए तो है लेकिन उसमें स्टॉप कोडोन्स नहीं है। ठीक है, स्टॉप कोडोन्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी डीएनए या आरएनए में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें ऐसे कोड लिखे होते हैं कि हाँ इसके बाद आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसके बाद आपको है ना, इसके बाद आपको अपना ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, नई प्रोटीन नहीं बनानी है। तो जिनमें ये नहीं है उनमें कई बार ठीक है टीएमआरएनए आपको देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट ये 2 ध्यान में रखना है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ध्यान में रखना है ना, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, रेगुलेटरी आरएनए। ये जो आपका ये जो माइक्रो आरएनए की टेक्नोलॉजी है ये इन चीजों से रिलेटेड है। हमने इस पूरे कोर्स में एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जीन साइलेंसिंग की टेक्नोलॉजी। वो जीन साइलेंसिंग की टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि आप जो है जीन का कोई पोर्शन, मान लीजिए इस पर्टिकुलर जीन का ये पर्टिकुलर हिस्सा ये बीमारी के लिए एनकोडेड है, इसमें लिखा है कि यहां से आपको कैंसर बनेगा। अगर आपको इस कैंसर को हटाना है तो भैया इसी की कोडिंग को रोक दो। तरीका क्या है, या तो इस पूरे कोड को या आप ध्वस्त कर दो, मतलब तोड़ दो इसको, इस डीएनए के इस पोर्शन को या तो तोड़ दो। दूसरा तरीका क्या है, या आप इसमें कोई ऐसी प्रोटीन बाइंड करो या आरएनए बाइंड करो जो इसको रेप्लिकेट होने से रोक सके या इसके ट्रांसलेशन होने से रोक सके, इसके प्रोटीन बनने से रोक सके। 2 तरीके हैं और ये दोनों ही काम करते हैं। याद रखना, माइक्रो आरएनए, स्मॉल आरएनए जो हमने ऊपर देखा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसका काम क्या था, इसका काम था भैया प्री एमआरएनए बनाना। और जो माइक्रो आरएनए है, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, ये जो आपका एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए नहीं, माइक्रो आरएनए वाला, ये करता है आरएनए इंटरफेरेंस। इसे कहते हैं जीन रेगुलेशन। आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होती है कि मान लो ये कोई जीन है, यहाँ से आपकी है ना, यहाँ से आपकी एक प्रोटीन प्रोड्यूस होनी थी कैंसर की, तो ये माइक्रो आरएनए जाएगा यहाँ इस जीन के पास जाएगा और इसे यहाँ पे जाकर के तोड़ ही देगा, ध्वस्त कर देगा माइक्रो आरएनए। तो ये होता है आपका माइक्रो आरएनए और इसे आप कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। जब आप आरएनए को इंड्यूस कर रहे हो और डीएनए के सेक्शन को तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। माइक्रो आरएनए ये तोड़ने वाला काम कर रहा है। सेम काम आपका एसआईआरएनए भी कर रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो है ये भी आपका जो है सेम काम कर रहा है ना, ब्रेक डाउन ऑफ वायरल आरएनए थ्रू देयर आर ऑल्सो
एंडोजिनस सोर्सेज ऑफ siRNA एटसेट्रा। तो ये जो siRNA है सेम काम ये भी कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है इसे तोड़ना। एक और टेक्नोलॉजी होती है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ये जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी होती है ARNA, एंटीसेंस RNA, ये एंटीसेंस RNA ब्रेक डाउन करने के बजाय क्या करता है, DNA के एक हिस्से में चला गया और यहाँ पे बाइंड हो गया। इस एंटीसेंस RNA में हमने कोड लिख रखा है कि हाँ जहां जहां तू बाइंड होगा वहां वहां से तूने रेप्लिकेशन नहीं करवाना है। मान लो आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हाथ थोड़ा छोटा हो, उंगलियां उसकी थोड़ी छोटी हो, क्यूट हो, है ना। अब आपने एंटीसेंस RNA डाल दिया और इसमें एनकोड कर दिया कि लंबी उंगली वाले हिस्से को आपने जो है रेप्लिकेट नहीं करना है या उसको आपने ट्रांसलेट नहीं करना है। एंटीसेंस RNA यहाँ चिपक जाएगा और ट्रांसलेशन को रोक देगा। लेकिन मान लो फ्यूचर में आप चाहिए कि नहीं यार अगला जो इसका बच्चा हो वो जरा थोड़ा, है ना, वो लंबी उंगली वाला हो, तो आप बाद में जाकर के इंटरफेयर करके इस एंटीसेंस RNA को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये इसका फायदा होता है। और ये जो अवार्ड मिला हुआ है ना, ये इसी डिस्कवरी के लिए मिला हुआ है, समझ रहे हो। ये जो माइक्रो RNA इंटरफेरेंस, इस पूरी चीज को हम कहते हैं जीन रेगुलेशन टेक्नोलॉजी है। ये रेगुलेटरी RNA जो है ये 3 इंपॉर्टेंट है, माइक्रो RNA, siRNA, एंटीसेंस RNA। याद रखना है, अगर वो बोले कि RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, तो ध्यान रखना ये जीन साइलेंसिंग के तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जाकर के आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और बढ़िया से चीज़ों को, है ना, बेसिकली ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल, अगर ये PDF आपको चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इधर भी आपको मिल जाएगा। और ये स्कैन कर लो टेलीग्राम चैनल द UPSC हब, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है GM क्रॉप्स। जीन एडिटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी GM क्रॉप्स जो है अलाउड है, कौन सी नहीं है कल्टीवेशन के लिए अलाउड, कौन अलाउ करता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो GM मस्टर्ड जो है डिबेट में काफ़ी रहा है। इसको 2022 में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो बनी हुई है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने GM मस्टर्ड को जो है अप्रूवल दे दिया था। बट फिर कुछ NGO ने सेंटर में इसे चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और भैया सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट जो 2 जज की बेंच इसमें थी, वन वाज जस्टिस संजय करोल एंड अदर वाज आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट जज। तो उनमें कुछ भी वो सहमति नहीं बन पाई थी, स्प्लिट वर्डिक्ट उन्होंने दिया, एक ने फेवर में एक डिसफेवर में, फिर बोल दिया कि ठीक है जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच इसको हियर करेंगे। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से इस चीज़ को हियर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपको जरूरी हो जाता है कि ये GM मस्टर्ड है क्या। याद रखना ये जो GM मस्टर्ड है इसका नाम है DMH11 भी। वो पूछे DMH11 क्या है, याद रखना GM मस्टर्ड। नंबर 1 ये याद आपने रखना है। नंबर 2 जो आपने ध्यान में रखना है वो ये याद रखना है कि भैया ये बनाया किसने है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी GM मस्टर्ड पे ऑलरेडी PYQ बना हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ PYQ बना है, दैट मीन्स PYQ बना है, दिस इज अनक्वेश्चनेबल। आपको यहाँ कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है, समझ गए। तो इस पे PYQ बना है और क्वेश्चन यही था कि इसे किसने बनाया है GM मस्टर्ड को। तो ध्यान में रखना है GM मस्टर्ड को गुरु हमारे बनाया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एक जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन उनका डिवीजन है, ध्यान में रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है। ये भी 2 चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगली बात अब आपको ध्यान में ये रखनी है कि भैया ये जो GM मस्टर्ड है ये कर क्या रहा है, बनाया क्यों आपने, इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपने की क्यों। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसलिए की ताकि आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सको। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये फूल का जो है ये स्टिग्मा है और ये आपका जो है एंथर है, स्टेराइल ये आपका ठीक है मेल पार्ट है, एंथर है। तो नॉर्मली क्या होता है फूलों में, मान लो मस्टर्ड का कोई है ना कोई नॉर्मल फूल हो तो उसका अपना ही जो फीमेल पार्ट है वो अपने ही मेल पार्ट से है ना वहाँ पे फर्टिलिटी कर देता है, वहीं पे उनकी एक तरीके से वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग टाइप की हो जाएगी। हाइब्रिड इससे आपका नहीं बनेगा क्योंकि आप ही का फूल है ना, आप ही अपने ही फीचर को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, वहीं से आपका बीज बन रहा है। ना ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको इकोलॉजिकली हेल्दी प्रैक्टिस और इवन हाइब्रिड बीज बनाने हैं तो आपको ये चाहिए कि किसी दूसरे पौधे के फूल से जो मेल पार्ट है वो आकर के किसी एक पौधे के फूल में वहां पे फर्टिलिटी लाए। दैट मीन्स आपको है ना सेल्फ पॉलिनेशन से रोकना है। सेल्फ पॉलिनेशन से रोकने के लिए आपको इसमें से एक चीज को इनफर्टाइल बनाना पड़ेगा।
तो नॉर्मली जो मेल पोर्शन है, मेल को इनफर्टाइल बनाना हर स्पीशी में बड़ा इजी है, सिवाय सी हॉर्सेज के। आप बताइए मुझे ऐसा कौन सा वो स्पीशी है जिसमें मेल जन्म देता है। सी हॉर्सेज भाई ऐसी स्पीशी है जिसमें मेल जन्म देते हैं, ठीक है। मेल, फीमेल अपना अंडे डालती है मेल के पॉकेट में, मेल फिर जन्म देगा, समझ रहे हो। ऐसी भी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपके क्वेश्चन में सीधे आ जाए ये स्पीशी बिहेवियर से। अब देखो हमने क्या करना है, हमने बनाना है इसे स्टीराइल, मेल पार्ट को। उसे स्टीराइल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने बार स्टार नाम का एक इसमें एक जीन इसमें डाल दिया, बार स्टार। याद रखना है बार स्टार, आपसे पूछ सकते हैं बार बारनेस बार स्टार ये क्या चीजें हैं, ध्यान में रखना है। बार स्टार एक ऐसा जीन है भैया जो इसको स्टीराइल बना रहा है, ठीक है, स्टीराइल बना रहा है। दूसरी बात फिर क्या होगा अगर ये सिर्फ स्टीराइल ही बने रहे भैया, तब तो कहीं पॉलिनेशन नहीं होगा अगर आपने सारे फूल स्टीराइल बना दिए। दैट मीन्स इस स्टीरिलिटी के एक्शन को रोकना भी जरूरी है, एक लिमिट करना भी जरूरी है, उसके लिए बारनेज नाम का जीन है इसमें डाला हुआ। तो अगर वो बोले कि बारनेज बार स्टार ये जीन जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड है। काम क्या है इनका, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाना नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, है ना, ताकि आप हाइब्रिड वेराइटी बना सके। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये जो धारा मस्टर्ड है DMH11, इसमें दो वेराइटीज, एक वरुणा जो कि यूरोपियन वेराइटी है और एक हीरा, ठीक है, जो कि ठीक है एक वरुणा जो इंडियन वेराइटी है और एक हीरा जो कि यूरोपियन वेराइटी है। इन दोनों को मिलाकर के आपने ये बनाया है। और ये जो जीन निकाले हैं ना बारनेस बार स्टार, ये जो जीन निकाले हैं ये आपके बैसिलस एमिलोकी क्विफेंस, है ना, जैसे भी आप इसको कहते हैं, है ना, ऐसे याद रखना बैसिलस एमिलोकी। तो इससे ये निकाले गए हैं, ठीक है, ये जो जीन है। अब ये जीन जो है इस बैक्टीरिया में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जैसे आपने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा होगा ना, बीटी कॉटन इसका नाम होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो थुरिनजेनेसिस नाम के एक बैक्टीरिया से निकाला हुआ है बीटी, मतलब एक ऐसा जीन जो कि टॉक्सिन पैदा करता है, टॉक्सिक एलिमेंट पैदा करता है। तो जैसे ही कोई पिंक बॉलवॉर्म आएगा बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन को खाने के लिए, तो वो टॉक्सिसिटी से मर जाएगा। तो इंटरनल टॉक्सिसिटी बनाने के लिए है बीटी कॉटन। बट इसमें कोई टॉक्सिसिटी प्रमोट कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, क्यों? आपने भी तो खाना है, ये धारा मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल निकालना है, टॉक्सिसिटी नहीं प्रमोट कर रहे, क्या कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट कर रहे हैं। ध्यान में ये बात याद आपको रखनी है। तो ऐसे ही कुछ क्रॉप्स आपने याद रखनी है, बीटी कॉटन, HTBT कॉटन, ठीक है। और एक ध्यान में आपको ये भी रखना है कि एक आपका, हाँ ठीक है, GM रबड़, ये केरला के जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये प्रिपेयर किया हुआ है। आसाम में ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्लांट किया भी जा चुका है। हालांकि अब देखो ये GM रबड़ क्यों बनाया गया है? रबड़ जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसको पानी भी चाहिए होता है। असम जैसे एरिया में पानी तो बहुत है, मेघालय में पानी तो बहुत है, लेकिन वहाँ ठंड है, ट्रॉपिकल टेम्परेचर नहीं है। तो लो टेम्परेचर में भी ये सस्टेन कर सके, इसलिए GM रबड़ बनाया गया है। ये ध्यान में रखना है। बीटी कॉटन, HTBT कॉटन, दोनों में अगर वो बोले कि क्राए 1AC जीन, है ना, ये जीन, इस पे सवाल बना है। मैं जब बता रहा हूँ कि सवाल बना है, दैट मीन्स बना है, PYQ में आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, दैट मीन्स एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये क्राई 1AC जीन अगर वो पूछे, दैट मीन्स बीटी कॉटन और HTBT कॉटन की बात हो रही है। बीटी कॉटन क्या होता है? सिंपली ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। HTBT कॉटन क्या होता है? अब देखो बीटी कॉटन में सिर्फ जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनको मारने के लिए, खासतौर पे जो पिंक बॉलवॉर्म है उसको मारने के लिए आपने टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी ये इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके की जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इसमें आप हर्बिसाइड का बड़ा यूज करते हैं, है ना। अब हर्बिसाइड ऐसा है भाई, कई बार हर्बिसाइड का अगर आपने यूज कर लिया तो वो आपकी क्रॉप को भी नष्ट कर देता है। अब बीटी कॉटन में हर्बिसाइड का बड़ा यूज है, लेकिन हर्बिसाइड की वजह से क्या हो रहा है कि भैया बीटी कॉटन भी खुद, उनके पौधे भी, है ना, अब हर्बिसाइड ऐसे थोड़ी ना मानेगा कि हाँ ये हर्ब है, मतलब ये अनवांटेड हर्ब है और ये हमारी मेन फसल है। वो कैसे ऐसे आइडेंटिफाई कर लेगा? हर्बिसाइड है भाई, केमिकल है, वो तो किसी को भी मार दे। तो HTBT कॉटन बनाया गया, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन। इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है इंडिया में। जितनी भी अभी तक की ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार हुई है
चाहे वो बीटी ब्रिंजल हो, बीटी कॉटन हो, एचटी बीटी कॉटन हो, जीएम रबड़ हो, बीटी कॉटन को ही अभी तक कमर्शियल अप्रूवल मिला है, बाकियों को नहीं मिला है, ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए ये आता है कि ये जो अप्रूवल देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है GEAC, ये क्या चीज़ है मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, जो कि फॉर्म की गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखना है 1986। तो इतना बस ये याद रख लो। और दूसरी बात, GEAC सिर्फ है ना हमारे जो डोमेस्टिक ये जो प्रोडक्ट है इनको कल्टीवेट करने ना करने इससे रिलेटेड अप्रूवल दे रही है। जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसके लिए FSSAI ये स्टैंडर्ड निर्धारित करती है, और आजकल है 1% का स्टैंडर्ड कि भैया 1% से ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट भी है। तो FSSAI इम्पोर्ट को रेगुलेट कर रही है, इम्पोर्टेड GM फूड को, और ये GEAC हमारे डोमेस्टिक चीज़ों को जो है मैनेज कर रही है। इसके अलावा भी ध्यान में रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां बनाई गई है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ कमेटियां बनाई गई है। एक है रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी। तो पूरी दुनिया में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये मैंने डाल के किया, रिकॉम्बिनेंट DNA पे उन्होंने सवाल ऑलरेडी पूछा है कि ये क्या चीज़ है। DNA को जब आपने लैब में अंदर मॉडिफाई किया किसी भी तरीके से और फिर लैब में उसको तैयार किया, वो रिकम्बाइन करके तैयार किया हुआ DNA होता है रिकॉम्बिनेंट DNA। ऐसे ही मान लो आपने लैब में अगर एंटीबॉडी बनाई है, लैब ग्रोन एंटीबॉडी, है ना, तो इस एंटीबॉडी को आप कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसे मोनोक्लोनल क्यों कहते हैं भैया, ये मैसिव स्केल पे लैब में बनाई जा रही है और ये एंटीबॉडी में जो भी कोडिंग की गई है ना, जेनेटिक कोडिंग की गई है, वो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए की गई है। एंटीजन माने कोई स्पेसिफिक बीमारी, ऐसे याद रख लो, स्पेसिफिक वायरस को मारने, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडी जब आप बनाते हैं तो उसे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सिर्फ एक ही एंटीजन को वो मारेगी, इसीलिए नाम है इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लियर। तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी रिकॉम्बिनेंट DNA की जो डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हो रही है उसको स्टडी करेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और उस पर एडवाइजरी देंगे। एक होती है रिव्यू कमेटी, ये तो एडवाइजरी है, एक है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, कि दुनिया में जितनी भी जेनेटिक मैनिपुलेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको ये रिव्यू करेगी, देखेगी और बताएगी कि इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर इंडिया में बनाए जाएं। तो ये गाइडलाइन कौन इशू करेगी, रिव्यू कमेटी। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है क्या ये स्टैट्यूटरी है, नो, they are formed as non-statutory executive body and they have been given powers under these rules, है ना। ये जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ 1989, याद रखने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बेस में लेते हुए सरकार ने ये रूल बनाए, इन रूल्स के तहत इनको पावर दी गई, ये खुद में स्टैट्यूटरी नहीं है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। ये बायोसेफ्टी कमेटी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल IISc बेंगलुरु हो गया, कोई बड़ी बायोटेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर ही एक बायोसेफ्टी कमेटी बनाई जाती है कि हाँ बायोसेफ्टी का ध्यान तुम रखोगे। याद ये रखना है कि इंडिया में एक बायोसेफ्टी नॉलेज प्लेटफॉर्म पोर्टल भी बनाया गया है। क्लियर। इंडिया बायोसेफ्टी नॉलेज पोर्टल जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, DBT का इनिशिएटिव है, डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, रह जाएगा। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे दी। पिंक बॉल वॉर्म वगैरह से रोकने के लिए बीटी कॉटन है, HT बीटी कॉटन का भी वही काम है, लेकिन हर्बिसाइड टॉलरेंट वो है और उसको नहीं दिया गया है अप्रूवल। क्यों? अगर अप्रूवल दे दिया तो हर्बिसाइड का बड़ा भारी यूज हो जाएगा, है ना। बीटी ब्रिंजल सेम काम, इसका भी वही है कि जो भी कीड़ा मकोड़ा है उसको ये नष्टी कर दे, लेकिन इसको जो क्लियरेंस जो है दे तो दी थी GEAC ने, फिर बाद में इसको हॉल्ट में कर दिया क्योंकि बड़े सारे इसमें फार्मर मूवमेंट वगैरह उसमें हो भी रहे थे, महाराष्ट्र वगैरह में उगाया भी गया। और आजकल बीटी ब्रिंजल भाई उग रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये उग रहा है ना, ये उग रहा है। इसके बीज जो है बीटी ब्रिंजल के तब से लेकर के ब्लैक में चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ बार्नेज बार स्टार इन, जो हमने ऊपर ये जीन पढ़े ना, बार्नेज बार स्टार, इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये आपके, ठीक है, DMH11 में ही काम करे ना। हमने देखा ना बार स्टार क्या कर रहा है, बार स्टार जो है आपके किसी भी जीन को रेप्लिकेट होने से रोक रहा है, किसी भी जीन को ट्रांसलेट होने से रोक रहा है, फिर बार्नेज इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये एक बैलेंसिंग टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन ग्रुप हो गया, समझ रहे हो। एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, एक उसका एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, बैलेंसिंग। दैट मीन्स भाई अगर आपको मान लो कहीं टारगेटेड अपने सेल में भी, ह्यूमन के सेल में भी अगर आपको ऐसा कुछ करना हो, मान लो कैंसर की कोई सेल है, इसके अंदर जो कोड है
है ना। मान लो कैंसर की सेल को फैलने से आपने रोकना है, तो आप क्या करोगे, बार स्टार जीन इसमें डालोगे, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करके इसको फैलने से रोक देगा, है ना, इसको वहीं पे तोड़ देगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि पूरे शरीर को ये तोड़ दे, तो इसको तोड़ने के लिए उसके बाद आप बार्नेज डालोगे, समझ रहे हो। तो इससे एक तरीके से बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी का यूज करके जो सुसाइड जीन थेरेपी है, सुसाइड जीन थेरेपी, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये क्या है, न्यूज़ में रहती है भाई। ये कुछ चीज़ें आपको, है ना, ये ऊपर वाली तो मिल भी जाए भले, ये आपकी होली मैगजीन PT65 से लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी उधर। सुसाइड जीन थेरेपी न्यूज़ में थी, ये देख लो। एंड इनफैक्ट सुसाइड जीन थेरेपी के लिए आप ना सिर्फ इस तरीके के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अगर वो आपसे पूछे कि जो ग्राफीन है, ग्राफीन का एक यूज ये भी है, देखो नैनो मटेरियल बनाने से लेकर के कुछ और चीज़ें बनाने से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक यूजेस होने के से लेकर के ग्राफीन का एक यूज, है ना, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होने से लेकर के ग्राफीन का एक यूज ये भी है कि ये कैंसर को ट्रीट कर सकता है, इसके क्वांटम डॉट्स। अब ग्राफीन क्वांटम डॉट क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ग्राफीन के क्या यूज है, इस पर बड़े सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। जानने के लिए एनरोल करें इस कोर्स में। अदरवाइज भाई यहाँ अगर आप ये एक्सपेक्ट करो यार कि मैं ग्राफीन का आपको पूरा वो बता दूंगा बेसिक से, तो मज़ा नहीं आएगा कसम से। मैं अभी आपके लिए ये बता रहा हूँ कि अभी के लिए ये समझ लो भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि ये होता है तो ये होता है, अभी के लिए समझ लो मैं कह रहा हूँ कि ग्राफीन नाम का एक एलिमेंट होता है, दैट मीन्स ये होता है, और इसके क्वांटम डॉट होते हैं, मतलब क्वांटम स्केल के डॉट, अगर वो आप किसी जीन से, किसी आरएनए गाइड के साथ अटैच कर लो और उसको भी अगर आप सेल में डाल दो कहीं, तो ये ग्राफीन जो है उस कैंसर सेल को वहां पे डिसॉल्व कर देगा, टारगेटेड तरीके से एक सुसाइड जीन तैयार कर देगा। और सुसाइड जीन थेरेपी कैसे काम करती है भैया, ये काम करती है एक तरीके से। वो तरीका क्या है भैया, एक सुसाइड जीन आप डालोगे सेल के अंदर, मान लो कैंसर की कोई सेल है, उसके डीएनए में एक जीन आप इंस्टॉल कर दोगे, बाहर से इंस्टॉल कर दिया किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, फिर क्या होगा, ये जीन इसके अंदर इंस्टॉल करके इस आरएनए में कुछ ऐसी कैपेसिटी यूज, है ना, प्रोड्यूस करेगा कि जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर ड्रग इस सेल के कांटेक्ट में आए, तो ये दोनों मिलकर के एक टॉक्सिन बना दे और ये खुद ही सुसाइड कर दे। समझ रहे हो, सुसाइड जीन ऐसे ही काम करता है। दिस जीन एनकोड्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अ नॉन टॉक्सिक प्रो ड्रग। आपने मतलब मान लो, है ना, आपने ड्रग ली कैंसर को रोकने के लिए, भाई वो ड्रग मान लो अगर आपने खाई, वो तो ना सिर्फ हो सकता है, ना सिर्फ आपकी कैंसर सेल को तोड़े, इसीलिए देखो कैंसर की वजह से बड़े कम पेशेंट जो है वो बचते हैं। ना सिर्फ वो कैंसर की सेल को तोड़े, वो आपकी अंतड़ियां भी तोड़ सकती है ना। कैंसर सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी ड्रग हो सकता है आपकी अंतड़ियां भी तोड़ दे। तो आप ऐसी ड्रग अब बना सकते हो जो कि एसेंशियली नॉन टॉक्सिक हो, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के कांटेक्ट में वो आ गई तो वहां पे वो टॉक्सिक बन जाएगी। तो वो एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है ये वाला आपका सुसाइड आरएनए जो आप इसमें डालोगे। सुसाइड जीन थेरेपी एक तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी होती है। ऐसे ही अगर वो आपको बोले ऑन्कोलाइटिक वायरस, ऑन्कोलाइटिक, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, याद रख लेना, ऑन्को जब भी वर्ड आएगा, ऑन्को वर्ड का मतलब होता है कैंसर, लाइटिक का वर्ड का मतलब होता है कि भैया तोड़ना, ठीक है, तोड़ना। तो कैंसर सेल को तोड़ने वाला वायरस भी होता है जो कि सेल को तोड़ देता है ना। कई वायरसेस ऐसे होते हैं जो सेल में अंदर घुस के उसको तोड़ देते हैं। तो ऑन्कोलाइटिक वायरस जो कि बड़े सारे बैक्टीरियाज में भी मिलेगा आपको, वहां से निकाल के आप ह्यूमन में इंड्यूस कर सकते हैं। ये खुद कैंसर सेल आइडेंटिफाई करेगा, अंदर घुसेगा और अंदर से तोड़ देगा। अंदर से तोड़ना जरूरी है, समझ रहे हो। जर्म लाइन जीन एडिटिंग को अब स्टडी करते हैं, इसलिए न्यूज़ में था, आपने ये पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका में जो, हाँ ठीक है, जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है। देखो जीनोम एडिटिंग दो तरीके की होती है, मैंने खाली स्लाइड कहाँ डाली हुई है। जीनोम एडिटिंग आपको दो तरीके की मिलेगी, ये ध्यान में रखना। एक होता है सोमेटिक सेल, याद रखना सोमेटिक सेल, मैं फिर नहीं बताऊंगा। एक होता है सोमेटिक सेल, एक होता है आपकी बॉडी का जर्म लाइन सेल। जर्म लाइन सेल भाई साहब आपके अंडकोश के अंदर जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, उसे हम कहते हैं जर्म लाइन। बेसिकली जिससे आपका आगे बच्चा प्रोड्यूस हो जा रहा है उसे हम कहते हैं जर्म लाइन। ये होता है जेनेटिक, ये होता है आगे आपके, हाँ ठीक है, अरे उसे क्या कहते हैं, जनरेशनल, ठीक है, ये होती है जनरेशनल। दैट मीन्स ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाएगी। जर्म लाइन सेल, आपका अंडा, आपके स्पर्म, ये है जर्म लाइन सेल। सोमेटिक सेल है आपका चमड़ा, आपकी आंखें, आपके बाल,
बाल तो खैर छोड़िए, सॉरी, आपके ठीक है, कुछ भी है ना, सोमेटिक सेल्स आर जस्ट योर नॉर्मल सेल्स, ठीक है। ये जो सोमेटिक सेल है, नॉर्मली मान लो अगर आज के दौर में इंडिया में या दुनिया की लगभग बाकी सारी कंट्रियों में, रिकॉग्नाइज्ड कंट्रियों में, लगभग सिवाय साउथ अफ्रीका के, वो पहली कंट्री बना है, लगभग सारी कंट्रियों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर आपको करनी है, चाहे बीमारी घटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, भले ही इवन आपको कार टी सेल थेरेपी लानी है जिसे हम आगे स्टडी करेंगे, भले ही आपको मान लीजिए कोई स्टेम सेल बनानी है, नई स्टेम सेल बनानी है, ठीक है, प्लूरीपोटेंट हो गया, चाहे मल्टीपोटेंट, जैसी मर्जी स्टेम सेल अगर आपने बनानी है, तो भाई उसमें आप जर्म लाइन एडिटिंग नहीं कर सकते हैं इंडिया में, चाहे पूरी दुनिया में। ये आपको सोमेटिक सेल में ही एडिटिंग करनी पड़ेगी, आपके चमड़े से सेल निकाली जाएगी, उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। जर्म लाइन को अगर आपने एडिट कर लिया भाई, दैट मीन्स आपने एक जनरेशन में अगर कोई चेंज लाया, वो आगे की जनरेशन में चलते जाएंगे, वो चेंज आगे बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो, वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। सोमेटिक सेल तो ऐसा है भाई, एक बंदे में आपने चेंज लाया, उसी में चेंज आया है, जर्म लाइन में आप जनरेशनें खराब कर रहे हो, समझ रहे हो। तो वो जो कैन डू जनरेशन है वो पैदा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मोदी जी गलत नहीं है ना। ऐसे ही जो अफ्रीकन सोसाइटी फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स है, इसने बोला कि तुमने ये जो साउथ अफ्रीका में जर्म लाइन जीन थेरेपी, दैट मीन्स आपके जो जर्म सेल्स हैं, दैट मीन्स आगे रिप्रोड्यूस करने वाले जो रिप्रोडक्टरी सेल्स हैं, उसमें एडिटिंग का ये जो ऑप्शन खोला हुआ है, इससे डिजाइनर बेबी बन सकते हैं। जैसे इलॉन मस्क बोल भी रहा है कि दिमाग में कुछ डाल दो, ये चिप डाल दो, वो चिप डाल दो, भाई इन्होंने ऐसा बना दिया, कुछ दिमाग में चिप आ गई, मान लो ऐसा कुछ कर दिया, जेनेटिक एडिटिंग कुछ भी कर सकती है। अब ये तो आपको पता ही है कि ह्यूमन ब्रेन की पावर भाई इतनी है कि आज मतलब देयर वाज दिस एस्टिमेट कि एक ह्यूमन ब्रेन जितनी चीज प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, एक सेकंड में, दुनिया का अब तक के जो पैरेलल सुपर कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर है, वो उसको प्रोसेस करने के लिए 1 साल से भी ज्यादा लगा देगा। ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है और इतनी कम एनर्जी यूज करता है। ब्रेन सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर आपको जानना है कि ब्रेन सुपर कंप्यूटिंग क्या होती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने मुश्किल से इसके बारे में सुना होगा कि ब्रेन या फिर बायो कंप्यूटर क्या चीज़ है ना। डीएनए कंप्यूटर्स क्या है भाई, डीएनए कंप्यूटिंग मटेरियल है, डीएनए का यूज कंप्यूटर में करके आप कंप्यूटर को 1000 गुना एफिशिएंट बना सकते हैं। ये सब चीज़ें जाननी है तो ये कोर्स एनरोल करो भाई, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की चीज़ें हैं, है ना। यहाँ मैं कितना ही बताऊंगा आपको, समझ रहे हो, ये तो बस लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं इतना आपको बता रहा हूँ। सही में बता रहा हूँ, ये कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, आप एनरोल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बच्चे जैसी लगेगी, है ना। इतने ईजिली सब चीज़ें वहाँ पे बता रखी है, आई थिंक 25 घंटे से भी कम का होगा, आपको ईजी लगेगा, आप इजीली चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे। तो एक बार अगर आप चाहते हो कोर्स ज्वाइन करना तो कर सकते हैं इसको भी। ये हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया भाई, डिजाइनर भी तैयार कर सकते हैं वो, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात है, साउथ अफ्रीका ने ऐसा क्यों किया, जो हेरिटेबल डिजीजेज है उनको रोकने के लिए। कई सारी हेरिटेबल डिजीज होती है, मान लो सिकल सेल एनीमिया हो गया किसी को, सिकल सेल मतलब ऐसी है ना, जो आपकी रेड ब्लड सेल है वो उसका शेप थोड़ा ऐसा हो गया, कुछ शेप डिफॉर्म्ड होने की वजह से वो ऑक्सीजन अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वो कमजोरी उमजोरी सब चीज़ें आ रही है, आपकी सेल कमजोर हो रही है, दिमाग कमजोर हो रहा है भाई, है ना, अनीमिक हो रहा है आदमी। तो मान लो ऐसी हेरिटेबल जो डिजीजेज है उनको अगर आपको क्योर करना है तो उसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका ने अलाउ किया था कि ठीक है, हम जो है जर्म लाइन जीनोम इंजीनियरिंग या फिर हेरिटेबल जीनोम इंजीनियरिंग को अलाउ करेंगे, ताकि ये जो हेरिटेबल डिजीजेज है इनको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने से रोका जा सके। बट इससे प्रॉब्लम ये है भैया, आप जो है सुपर बेबी बना सकते हैं, डम बेबी बना सकते हैं, डिजाइनर बेबी बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मान लो ऐसा बेबी बनाना हो जिसके सिर में बाल ना हो, मतलब पैर में बाल हो जाए, सोचो। मान लो अगर रमेश सैना जैसे लोग साइंटिस्ट बन जाए, उनको और काम क्या होगा, समझ रहे हो। तो मान लो वो ऐसा बेबी बनाना चाहते हो जो बिल्कुल उन्हीं की तरह वो करते रहें जो वो करते हैं, ठीक है, तो उनको और काम क्या होगा, वो यही बनाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं मजाक में आपको कह रहा हूं कि हाँ ये किया जा सकता है। आगे बढ़िए, ऑटोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी आपने नहीं पढ़ी होगी, मैं गारंटी देता हूँ कहीं, मतलब उसमें पीटी पुटी 365 में ये नहीं आएगा भाई, कोई डिफेमेशन का मुझ पे सूट ना लगाए। हुआ ये है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हुआ क्या है।
आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऑटोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। ये जानना ही नहीं है कि डिसेंडेंट फ्रॉम सिटिंग बुल, क्या बुल, वो बुल है ना, ये अमेरिकन डिसेंडेंट वगैरह, ये जानना ही नहीं है। एक्चुअल में ऑटोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी यूज क्यों हो रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिकली आपका जब जेनेटिक हिस्ट्री निकाली जाए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। आप में से बड़े सारे लोग, दुनिया माना जाता है कि हाँ, चंगेज़ खान के, मतलब दुनिया में आजकल जो प्रेजेंट लोग हैं उनमें से 1/3 जो है चंगेज़ खान के पोते पड़पोते आगे, मतलब जो भी होगा उसकी लीनियज से आ रहे हैं। एक ही बंदे के, उसने इतनी महिलाओं का रेप किया है ना। चलो जो भी हो, है ना, राजा था तो अपने हिसाब से उसने जो ठीक लगा होगा उसको उस टाइम पे कर लिया होगा रिप्रोडक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब वो एक टॉर्चर था उस टाइम की वुमन पे, क्योंकि माना जाता है कि उस टाइम के जो, मैं किसी रेस को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम के जो वो मंगोल शासक थे, उनके फौजी वगैरह, वो 2-3 साल तक नहाते भी नहीं थे। उनका मतलब ऐसा था कुछ, दैट वाज देयर कल्चर में भी, है ना। देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज रिगार्डिंग दिस। इट वाज ए टॉर्चर, बेसिकली टॉर्चर। अब तो चीज़ें ठीक है, जैसे चलती है वैसे चलती है। तो बेसिकली ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें ऑटोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब आपको जानना ये है कि भैया जो जीन है ये भी 2 तरीके के, ओह ये मैंने बताया नहीं इसमें, ठीक है यहाँ बताता हूँ। ये जो ऑटोसोमल डीएनए है, मैंने आपको बताया क्रोमोसोम कैसे होते हैं भैया। एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम है ना। एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, जो आपने 23 पेयर्स पढ़े, 46 क्रोमोसोम, उसमें से एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, XY टाइप के। एक होता है आपका ऑटोसोमल, ये जो बाकी बचे हुए हैं ना, ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक तरीके से, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, है ना। तो ये जो ऑटोसोमल डीएनए है, इस ऑटोसोमल डीएनए को एनालाइज करके इसके स्ट्रक्चर को है ना, क्योंकि ये होते हैं, ये जो आपके ऑटोसोमल डीएनए होते हैं, दीज आर बेसिकली मोर स्टेबल व्हेन इट कम्स टू चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, दे आर मोर स्टेबल व्हेन इट कम्स टू चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। अदरवाइज ये जो सेक्स क्रोमोसोम है भाई, एक्स इसका आया, वाई इसका आया, अगले बच्चे में सेक्स क्रोमोसोम कुछ और ही मिक्सचर बन गया, एक इसका आया आगे और बन गया। दीज आर यूजुअली मोर स्टेबल। तो अगर आपको जानना है, एक लीनियज, एक हिस्ट्री जाननी है और लोगों को आइडेंटिफाई करना है डीएनए के बेसिस पे, तो नॉर्मली इस ऑटोसोमल डीएनए का यूज करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, जिससे आप ये जान पाओ कि हाँ ये होता है आपका, है ना, कि ये है इसका एंसेस्टर, या फिर ये है इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। इस साल भी आप देखेंगे जो हमारा कोड, जो सीआरपीसी को चेंज किया गया, भारतीय नागरिक न्यायिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को भी वो जो, हाँ ठीक है, चेंज किया गया है साक्ष्य अधिनियम में। तो वो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें ये बात लिखी गई है कि भैया जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कुछ एक ऐसे केसेस बताए गए हैं जो सीरियस ऑफेंसेस हो, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना किसी भी क्रिमिनल से, उसे मैंडेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर 7 साल से ज़्यादा का कोई सेंटेंस कैरी करने वाला कोई ऐसा कोई ऑफेंस आपने कमिट किया हुआ है, तो उसमें आप जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैंडेट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, तो ऐसी चीज़ें उसमें है। तो यहाँ दूसरी बात मैंने ये इसलिए भी डाला हुआ है कि जीनोटाइप फिनोटाइप जानना जरूरी है। जीनोटाइप इज बेसिकली बॉडी में, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, जब वो स्पेसिफिकली जीन के द्वारा डिसाइड हो, तो आप उस पर्टिकुलर क्रिएचर को कहेंगे जीनोटाइप। मान लो बतख की गर्दन नीचे ही होती है, ऐसे ऐसे होता है बतख, तो वो जीनोटाइप है, जेनेटिक है। लेकिन फिनोटाइप जो है, ये ना सिर्फ जेनेटिक, ये देखो जेनेटिक होगा ही, लेकिन ये जेनेटिक होने के साथ साथ एनवायरमेंटल भी होता है। देयर इज समथिंग नोन एज एपिजीनोमिक्स। अगर वो आपसे स्टेटमेंट बना दे, मैंने इसीलिए ये डाला हुआ है, ये चीज़ें आपको कहीं बाकी उसमें नहीं मिलेगी, कसम से मैं बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं एपिजेनेटिक्स पे, आई थिंक उन्होंने एक बार एनवायरमेंटल डीएनए पे उन्होंने सवाल पूछ लिया था, तो एपिजेनेटिक्स पे भी अगर वो सवाल पूछ ले कि एपिजेनेटिक्स क्या है, एपिजीनोम की स्टडी करना। अब ये एपिजीनोम क्या है या फिर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, ये ध्यान से समझो। एपिजेनेटिक्स जो है ये इस चीज़ को फोकस करता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर आपके हैं
वो आपके बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन कर रहा हो, है ना। इन्फ्लुएंस इन जीन एक्सप्रेशन लीडिंग टू चेंजेस इन हाउ बॉडी रीड्स द जीएनए एटसेट्रा एटसेट्रा, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक एक तरीका हो सकता है जीन एक्सप्रेशन को इनहेबिट एग्जिबिट करने का एपिजेनेटिक्स में। वो ये कुछ की मैकेनिज्म होते हैं, जैसे एक होता है डीएनए मेथाइलेशन। डीएनए मेथाइलेशन ये टेक्नोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है, हमने सब पढ़ा हुआ है। जो लोग मेरे साथ जो 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 इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, मैं बार बार क्या ले जाऊं वहाँ के लिए, जो जो इस कोर्स में एनरोल्ड हैं उनके लिए मिथाइलेशन टेक्नोलॉजी, जीन मिथाइलेशन ये नई चीज़ नहीं होगी। ये मिथाइलेशन क्या होती है बेसिकली, ये कुछ मिथाइल एंजाइम होते हैं जिनको जब आपने डीएनए के साथ एसोसिएट किया, है ना, तो ये उसकी ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, समझ रहे हो। मान लो ये एक डीएनए है, आपने इस पे मिथाइल, है ना, मिथाइलेट आपने इसको कर दिया, मिथाइलेटेड एंजाइम आपने इसमें ऐड कर दिया एक, तो इसकी ट्रांसलेशन को वो रोक देगा, है ना। इससे जीन साइलेंसिंग होती है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा ना, ऊपर जो हमने पढ़ा, हाँ, क्या कहते हैं उसे, हाँ, है ना, माइक्रो आरएनए टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, आपके एंटीसेंस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा जो हमने ऊपर पढ़ी, वो भी जीन साइलेंसिंग का टेक्निक था। अब वो था जेनेटिक टेक्निक, ये है एपिजेनेटिक टेक्निक। आपने केमिकल डाला बेसिकली, कुछ ऐसा मिथाइल एंजाइम इसमें डाला मिथाइलेटेड कि भैया इसने जीन ने अपना एक्सप्रेशन करना बंद कर दिया। जीन साइलेंसिंग की एक टेक्निक ये भी है। एक होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये होता है भैया केमिकल चेंजेस टू हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है, प्रोटीन, मतलब जो आपका डीएनए है ना, मान लो ये डीएनए है, इसके बाहर प्रोटीन भी होती है भाई, ये प्रोटीन भी कैरी करता है। जैसे आपका, है ना, जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जो है प्रोटीन से बाहर से एनवेलप्ड होता है। तो इस प्रोटीन और क्रोमोसोम के जो मिक्सचर है, इसे, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन को मॉडिफाई करके इस पर्टिकुलर बाहर की ये जो आपकी, ठीक है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन को मॉडिफाई करके आप जो है इसमें केमिकल चेंजेस करके डीएनए की जो एक्सेसिबिलिटी है बेसिकली उसको रोक सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। डीएनए एक्सेसिबल होने का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ से कितना इजीली ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो वाली प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसी से तो आपने आगे प्रोटीन बनानी थी। तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी एक टेक्निक है जीन साइलेंसिंग की। नॉन कोडिंग आरएनए contain non-coding RNA molecule that can regulate gene expression। ये वही नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है। जैसे हमने उसमें mRNA पढ़ा, मतलब माइक्रो आरएनए, माइक्रो, नॉट माइटोकॉन्ड्रियल वाला, वो सॉरी, नॉट योर मैसेंजर आरएनए वाला, हम माइक्रो आरएनए की बात कर रहे हैं, माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए हमने पढ़ा था, उसमें हमने एंटीसेंस आरएनए का पढ़ा था, ये नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। दीज एपिजेनेटिक चेंजेस कैन बी एनवायरमेंटल एज वेल एज जेनेटिक, एपिजेनेटिक, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, नेक्स्ट आपका आता है आरएनए एडिटिंग। ये डायरेक्टली आपके, है ना, वहाँ से होली मैगजीन से लिया गया है कि एक्चुअली हुआ क्या है कि आरएनए एडिटिंग का फर्स्ट क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन कहीं पे हुआ है। उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम डीएनए एडिटिंग पढ़ते हैं, है ना, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जैसे हमने पढ़ ली, जिंक फिंगर न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी जैसे हमने पढ़ ली, है ना, और ये सब टेक्नोलॉजीज जब हमने पढ़ ली, सिमिलर टेक्नोलॉजी का यूज करके आरएनए को भी आप एडिट कर सकते हैं, है ना। आरएनए का एक हिस्सा तोड़ के उसमें नया हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये आरएनए एडिटिंग बेसिकली, ठीक है, ये अल्फा एंटीजन ट्रेप्सिन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, है ना, AATD, ये जो डेफिशिएंसी है, इसको दूर करने के लिए, जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, आप आरएनए एडिटिंग का यूज इसमें किया गया था। वेव लाइफ साइंसेज करके कुछ भी ऐसा हो, तो सीधा ये जो टेक्नोलॉजी का नाम है बेसिकली, अब देखो ये याद रखना है तो देख लेना, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कुछ वो हो। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो पूछे कि हाँ AAT जो है, अल्फा एंटीजन ट्रिप्सिन, ये बेसिकली किस चीज़ को आपके करता है, तो ये आपके लिवर और लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो तो ये आपके लिवर और लंग में जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है, बीमारियां कॉज कर सकता है। अल्फा एंटीजन ट्रिप्सिन AAT, ये कोविड के टाइम पे भी न्यूज़ में था। अल्फा एंटीजन ट्रिप्सिन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोविड वहाँ पे अटैच हो जाता था आपके लंग्स में बहुत इजीली। देन एडिनोसिन
ये डिमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, अगर तो ऐसे पूछ ले वो तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि आरएनए एडिटिंग का है। अडार अगर वो बोल दे तो जो अडीनोसिन, भाई सीधी बात यह है कि अडीनोसिन जहाँ जहाँ वर्ड आएगा समझ लेना जेनेटिक चीज़ों से रिलेटेड है, हर चीज़ नहीं रटनी होती है, सीधी बात आ गई। दूसरी बात देखो ध्यान में रखना है, डीएनए जो है ना, जब आप डीएनए में मॉडिफाई कर रहे हो, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हो पूरे डीएनए को, तो वो जेनेटिक होता है, वो है ना, वो अगली जनरेशन में भी आपके जा रहा है। लेकिन आरएनए तो भाई उसी उसी बॉडी में है ना, आरएनए इज वेरी मच अनस्टेबल ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम डीएनए, आई मीन सॉरी, अनलाइक डीएनए आरएनए इज वेरी अनस्टेबल एज वेल। तो आप जब चाहे देखेंगे आरएनए की, जैसे आप जब ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे तो कंपैरेटिवली ये काफ़ी ठीक है, काफ़ी कम रिस्की होता है, क्योंकि आरएनए आगे परमानेंट चेंजेस नहीं ला रहा है। डीएनए में मॉडिफाई करके आप परमानेंट चेंजेस ला रहे हो, अगली जनरेशन में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इसीलिए हाइयर रिस्क होता है डीएनए एडिटिंग में, और डीएनए एडिटिंग में परमानेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, आरएनए में इसका उल्टा होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जंपिंग जीन्स, ब्रिज रिकॉम्बिनेंस, ब्रिज रिकॉम्बिनेशन। बेसिकली इसको अगर आपको समझना है, ये जंपिंग जीन्स पे सारा ये पूरा आर्टिकल भी मैंने इसमें डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट है जंपिंग जीन्स। अगर आपको जंपिंग जीन्स को समझना है, वन सेकेंड, 1 घंटा होने भी वाला है, जल्दी से समझते हैं इसको। नॉर्मली देखो जंपिंग जीन्स क्या है, पहली बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, मैक्सिमम क्रिएचर्स के अंदर ये जंपिंग जीन्स पाया जाता है। ये जंपिंग जीन बहुत अनस्टेबल सा जीन होता है, याद रखना है। ये जंपिंग जीन, ओह सॉरी मैंने ये कैसा आरएनए बना दिया, मान लो ऐसे मैं सीधा ही बना देता हूँ यार, ये मान लो नॉर्मल आपका डीएनए हुआ है ना, ये आपका डीएनए हुआ, थोड़ा मैं कलर कोडिंग कर लेता हूँ इसकी ATCG, ताकि आपको लगे कि ये डीएनए है ना। छोड़ो यार, छोड़ो जल्दी करते हैं, समझना ही तो है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल जीन, नॉर्मल है ना, नॉर्मल आपका डीएनए ये मान लीजिए हो गया। अब बीच में आ गया कोई उछलता कूदता हुआ आपका डांसिंग, है ना, हाँ डांसिंग, कोई, हाँ ठीक है, कोई, ठीक है, डांसिंग जीन आ गया कोई, ये बहुत अनस्टेबल होता ये जीन ही है ना, डबल स्टैंडर्ड होगा ये नॉर्मली। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसके फ्लैंकिंग डीएनए होते हैं, जो इसके फ्लैंकिंग डीएनए होते हैं, ठीक है, इसके साइड में जो लास्ट है, यहाँ सॉरी मैं भूल गया, मेन ऊपर वाला है, चेंज ऊपर वाले में करने हैं, और ये है आपका वो डांसिंग जीन। तो ये जीन का एक ऐसा पीस है जो बहुत अनस्टेबल है, इसमें लास्ट में फ्लैंक्स होते हैं, ठीक है, फ्लैंक्स। इन फ्लैंक्स में बेसिकली एक फीचर होता है भाई इंपॉर्टेंट, कि ये चिपक सकते हैं किसी से भी। तो इन्हीं फ्लैंक्स में आपके रिकॉम्बिनेज एंजाइम होते हैं। मैंने बताया ना रिकॉम्बिनेट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए मतलब आपने रिकम्बाइन किया हुआ है किसी भी डीएनए को इनसाइड द लैब। रिकम्बाइन कैसे किया, कोई बाहर से डीएनए लाया और मेन डीएनए में चिपका दिया, यहाँ रिकम्बाइन कर दिया, चिपकाना, है ना। तो इसी तरीके की रिकम्बाइन वाले जो एंजाइम है वो इसके फ्लैंक में पाए जाते हैं, जो ये आपका नाचता हुआ डांसिंग जीन होगा। तो ये डांसिंग जीन क्या करेगा, यहाँ आएगा, इसका एक फ्लैंक यहाँ एसोसिएट हो जाएगा, समझ रहे हो, इमेजिन करो कि ये यहाँ आ रहा है, इसका एक फ्लैंक इधर एसोसिएट हो गया, एक इधर एसोसिएट हो गया, है ना। फिर अब ये यहाँ ऐसे अटैच हो गया इसके, ये कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है कहीं, है ना, तोड़ के कर सकता है, इसके कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। ऐसा हो गया, इसके साथ एक तरीके से अटैच हो गया। दूसरी बात, अब भाई साहब इसके इस एंड पे भी ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स है, अब ये क्या करेगा, अपने ही इस एंड को ये अटैच कर देगा, और फिर धीरे धीरे यहाँ से ये आपका जीन ब्रेक हो जाएगा, है ना, ब्रेक हो जाओगे। ब्रेक करने में कई सारा इसमें रोल है, एक है ना ये इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें रहता है, ठीक है, डीएनए का चार्ज, उसमें भी एक रोल होता है। तो उसकी वजह से ये जो है ब्रेक होकर के सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, समझ गए ना, यहाँ अटैच हो गया, अब ये भाई ये बन गया सिंगल स्ट्रैंड, बिल्कुल आरएनए की तरह, सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बिल्कुल आरएनए की तरह। अब बड़े इजीली भाई साहब आपने पूरा डीएनए खोल दिया, इसका डीएनए के अंदर पूरा कोड खोल के आपने पूरा आरएनए बना दिया। मान लीजिए देखो, एक होता है जीन एडिट करने का तरीका कि एक ये जीन है, इसके एक पोर्शन को आपको एडिट करना है, तो आप क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके
Cas9 प्रोटीन को यहाँ तक टारगेट करोगे, Cas9 प्रोटीन क्या करती है, इस हिस्से को ब्रेक कर देगी, यहाँ से तोड़ देगी, और फिर बाद में बाहर से लाएगा जीन को और यहाँ पे चिपका दिया जाएगा, लाइगेशन कर दिया जाएगा उसका, लाइगेज एंजाइम का यूज करके, है ना। कोई बाहर से लाया हुआ जीन बीच में यहाँ चिपका दिया जाएगा। ये नॉर्मली Cas9 जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, ये जीन के एक हिस्से को मॉडिफाई करने के लिए ठीक है, पूरे जीन को एक साथ ही मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है। लैंडमार्क डिस्कवरी इसलिए है क्योंकि इस डांसिंग जीन का, डांसिंग डीएनए का यूज करके आप पूरे डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरे ही डीएनए को। खुला हुआ है, यहाँ आरएनए बन गया, अब आप ठीक ऐसा आरएनए किसी डोनर से, डोनर आरएनए मतलब कोई मान लो कोई आरएनए है, इसमें कोडेड है कि बच्चे लंबे लंबे हो, है ना। लंबे लंबे बच्चे किसको अच्छे नहीं लगेंगे भाई, बॉल फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी सीधी। चाहते होंगे लोग कि लंबे लंबे बच्चे हो, फिर जब से वो बैरन ट्रम्प का हुआ है तब से तो भाई हम तो छोटी हाइट वालों की कोई इज्जत नहीं रह गई है। तो इसलिए मान लो चाहते हैं कि लंबे लंबे बच्चे हो, तो ये पूरा ही जीन अगर उसके लिए एनकोडेड करना पड़े, तो एक तो आपने ये वाला जीन खोल दिया, एक आप ये वाला जीन खोलोगे और इसके ऊपर ये ऐसे ला दोगे, कोडिंग आपने ऐसे कर दी, तो ये दो जीन मिलकर के फिर एक पूरा नया डीएनए बना दिए। ऐसे चलता है आपका जंपिंग जीन्स, और इसी को हम कह रहे हैं ब्रिज रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि दो स्ट्रैंड्स के बीच में ब्रिज क्रिएट करके आपने पूरा ही डीएनए खोल दिया, ऊपर से एक नया पूरा ही डीएनए डाल दिया, इसे आप कह रहे हैं ब्रिज रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, समझा दिया मैंने। और हाँ, इस जीन का नाम था IS110, IS110 याद रखो, IS110। क्या क्या नाम याद रखने को बोले मैंने बोला Cry1AC जीन ऊपर, उसमें मैंने और क्या बोला, क्राय से क्या था, किस लिए था Cry1AC भाई, ये था आपके बीटी कॉटन के लिए, है ना, इवन बीटी ब्रिंजल के लिए भी। एक मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था बार बारनेस बार स्टार याद रखने के लिए, बिल्कुल सही बात है। IS110 ये भी याद रखना है आपको। आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ है उसके अंदर जो जीन है वो M से शुरू होता है, D पे खत्म होता है, मुझे जीन का नाम चाहिए इधर कमेंट सेक्शन में, जीन का नाम चाहिए मुझे। जंपिंग जीन्स एंड हाउ दे एक्ट मैंने बता दिया यार, ये करते हैं वो, get joined together helix structure, then can bind two of the DNA donor and target, jumping gene then functions bridge वगैरह वगैरह, यही चीज़ है। क्रिस्पर एडिट ये मैंने बता दिया आपको कि क्रिस्पर से कैसे ये डिफरेंस है कि भैया आरएनए इंटरफेरेंस या फिर क्रिस्पर जो है एक पोर्शन पे ही काम कर रहे हैं आपके, आरएनए इंटरफेरेंस भी एक पोर्शन में ही काम कर रही है आपके, है ना। मान लो माइक्रो आरएनए आपने डाला, एक पोर्शन में काम कर रहे हैं वो, यहाँ पूरा जीन आप चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, इसीलिए ये बहुत रिस्की भी है, इसकी रिस्क ज़्यादा है। अगर वो बोले कि इसके रिस्क कम है, ना भाई ना, ऐसे ही सवाल पूछते हैं वो। जंपिंग जीन्स की ये जो टेक्नोलॉजी है ब्रिज रिकॉम्बिनेशन की, इसकी रिस्क ज़्यादा है। तो पिछले 1 घंटे में हमने ये सब चीज़ें स्टडी कर ली है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन आते रहें, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सब चीज़ें जो हम यहाँ स्किप किए हैं उनको बहुत अच्छे से जानना है। ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, ये पूरी वीडियोज़ भी उसमें अपडेट के तौर पे ठीक है अपलोड होगी। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एक civilspot.in पे PYQ रिसर्च प्रोग्राम चलता है, ऑप्शन लेवल एनालिसिस उसमें हो रही है, डेली वीडियो आ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। इसी बायोटेक्नोलॉजी पे एक आधे घंटे का सेशन और आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी अपना गला फाड़ूं फालतू में 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो ओवर स्ट्रेच करूं। एक है ना, एक वीडियो और आएगा आधे घंटे का, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी का लेटेस्ट एडिशंस खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ, कसम से मैं बता रहा हूँ, डोंट इवन टच योर अदर मैगजीन। दीज वीडियोज 10 odd videos will be sufficient to cover last 1 year or 2 year और even 3 year का जो भी ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। हालांकि फिर वही चीज़ कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन कवर करनी है, तो भाई एनरोल कर दो इसमें। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल। मतलब जरूरत लगती है तो कर लो, नहीं लगती है तो स्वच्छंद है यार, आदमी जो करना होगा कर लेना। जय हिंद।